आज बाजार में हम देख रहे हैं लगातार दूसरा दिन है जब खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडिया ईयू एफटीए का जोश बाजार में लगातार दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। इस खरीदारी में आपको करना क्या चाहिए? मंथली एक्सपायरी अच्छी हुई और उसके बाद जो फरवरी सीरीज़ का आगाज़ है वो भी अच्छे नोट पर हुआ है, लेकिन इन 2 दिन की मजबूती के बाद आपको कारोबार के हिसाब से कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, प्राइमरी मार्केट में किस तरह से एक्शन बन सकता है, और उसके साथ साथ आपको आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन दूसरा दिन लगातार है जब बाजार पे हम देख रहे हैं खरीदारी हो रही है। तो पहले ज़रा बाजार की बात कर लेते हैं। आज हमने इंटरडे में निफ्टी पर 25,350 का लेवल भी पार होता हुआ दिखा। हालांकि हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अभी हम 25,300 के भी नीचे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक की भी जहाँ तक बात है ना, तो हमने 59,700 का लेवल भी पार किया। अभी हम 59,500 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वो आपको करीब 1% ऊपर नजर आएगा। और ऑटो इंडेक्स है लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि इस इंडिया ईयू एफटीए के बाद कमज़ोर या तो फिर गिरावट झेलने में ये आपको आगे नज़र आएगा। आज एक प्राइमरी मार्केट की बात करें तो शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग हुई है, कमज़ोर लिस्टिंग रही, और उसके बाद 124 रुपये का इशू प्राइस है। 120 का लेवल पार करना भी इस शेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित होता हुआ दिख रहा है। तो ये अभी तक का जो कारोबार है उसका एक छोटा सा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा है। इस पर ज़्यादा बातचीत डिटेल में करते हैं, आपकी रणनीति बनाने में मदद करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो ये सर क्या मूड माहौल पूरी तरह से बदल गया क्या? वहाँ पे गर्मी आ गई क्या सर? सर आपने ये तो बिल्कुल स्वेटर उतार सर, दिया और हाथ वाथ मोड़ लिए हैं। नहीं नहीं, मेरा तो खून गर्म है सर, तो मेरे को ठंडी कम लगती है। लेकिन उससे पहले ये बोल रहा है कि आज संदीप जी बहुत चमक रहे हैं, कुछ खास बात है क्या? भाभी जी का बर्थडे डे है क्या? तो बर्थडे वाले दिन ही चमकते हैं, मतलब इनका कुछ कनेक्शन है बर्थडे से? इनके अच्छा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। नहीं नहीं, नहीं बोलूंगा मैं, कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं। लेकिन सर आप इतना गर्मजोशी, मतलब बाजार में उत्साह लौट आया है इस वजह से? नहीं नहीं सर, मेरे को वैसे भी ठंड कम लगती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, तो बीच में कुछ दिन वो स्वेटर जैकेट पहननी पड़ी, लेकिन वैसे मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है। हाँ चलिए, लेकिन बाजार में ये सर जो गर्मजोशी है कितनी टिकाऊ है, कितनी लंबी चलने वाली है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए? पूरी पूरी टिकाऊ है। कल इत्तेफाक से हम लास्ट आवर जुड़े नहीं, नहीं तो लास्ट आवर में मस्त जो ब्रेकआउट आया था 58,860 का, उसका पहला टारगेट आज सुबह ओपनिंग में ही अचीव हुआ है, जो कि डेली का रेजिस्टेंस था 59,573। अब सुबह से हम उसी के इर्द गिर्द स्ट्रगल कर रहे हैं। इवेंचुअली हम इसको निकालेंगे, मतलब 59,600 पकड़ लीजिए। 59,600 जैसे ही हम निकालेंगे, आप मान के चलिए कि एक दो बीच में स्विंग हाई है। जैसे अभी स्विंग हाई पे हम अटके हैं 59,573, इसके बाद एक स्विंग हाई 60,235, ये रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, एरिया ऑफ रिएक्शन रहेगा। ऑल टाइम हाई के पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं, एक लौता दो एरिया ऑफ रिएक्शन थे। पहले एरिया ऑफ रिएक्शन 59,573 पे हम अटके हैं, अगला 60,235 पे है। बट एज सच कोई रेजिस्टेंस, कोई अनमिटिगेटेड पीडी अरे कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई के पहले। निफ्टी में जरूर हम जो वीकली स्विंग लो तोड़े थे 25,318, उसी के आसपास हम अटक रहे हैं। तो अगर खेल बिगड़ा तो निफ्टी बिगाड़ेगी, अगर ये खेल बना तो बैंक निफ्टी बनाएगी, और 70% चांस है कि बैंक निफ्टी खींच ले जाएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपने बॉक्स के बॉटम पे है, एक्सिस बैंक ब्रेकआउट दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक नीचे से बाउंस बैक कर रहा है, इंडसइंड बैंक ब्रेकआउट के बाद नीचे ट्रैप बना के वापस ब्रेकआउट पे खड़ा है। तो जब 5 में से 4 बड़े बैंक, 4 वेटेज वाले बैंक ऊपर ही की तरफ चलने की तरफ दिख रहे हैं, तो 70% चांस है कि बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगी। निफ्टी ऑल टाइम हाई ना पहुंचे, बैंक निफ्टी जरूर ऑल टाइम हाई पहुंचती हुई दिख रही है। तो अगर खेल बिगड़ा तो शॉर्ट हम निफ्टी में देखेंगे, अगर ये बात बनी तो फिर हम केवल लॉन्ग बैंक निफ्टी में प्ले करते जाएंगे ऑल टाइम हाई तक के लिए। मेरा बायस पूरी तरीके से बुलिश है। एक कल की एक्सपायरी निकलने के बाद भी, एक्सपायरी पे 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, एक्सपायरी के बाद 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है फ्यूचर पे।
फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के भी 6.5 लाख करीब कॉन्ट्रैक्ट, 6,23,000 या 6,73,000, मतलब 6 लाख के ऊपर के फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है एक्सपायरी निकलने के बाद भी। नहीं तो जनरली एक्सपायरी में 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट रीजिग हो जाते हैं, केवल 20-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट रीजिग हुए हैं, नहीं पूरी शॉर्ट पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डाउन साइड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अप साइड में रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर है, ये मार्केट ऊपर ही की तरफ जाना चाहिए। और निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारेगा। मेटल इंडेक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई मार रहा है, 12,000 पे है। आईटी मेटल 20 अभी भी लेके छोड़ देना चाहिए, डिप्स पे ऐड करना चाहिए। 17,000 मेटल इंडेक्स का टारगेट है। 17,000 मेटल इंडेक्स का टारगेट है, मेटल 20 लेकर छोड़ देना चाहिए। और निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारेगा और ये ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। तो ये पूरा बाजार का एक 360 डिग्री व्यू आपके लिए हो गया। तो अब जरा जल्दी से देख लीजिए कि निफ्टी में आज जो हम मजबूती देख रहे हैं, जो अभी भी बरकरार है, उसमें 31 शेयर ऐसे हैं जो कि अभी भी हरे निशान में है। तो गेनर्स कौन से हैं, लूजर्स कौन से जो कि बाजार को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उन स्टॉक्स में आप देखेंगे तो ओएनजीसी आज टॉप ऑफ द चार्ट है। ओएनजीसी के साथ साथ ऑल इंडिया भी आपको दिख जाएगा गेनर्स में, 7.5% की मजबूती इसमें है। हिंडाल्को, कोल इंडिया, बीईएल, इटर्नल, इनमें भी आप देखेंगे तो 3.5 से 3.25 से 4.5% का आप मूव आपको साफ तौर पर नजर आएगा। तो आज तेल गैस, मेटल और कुछ डिफेंस स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादातर बाजार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लूजिंग साइड से कौन से स्टॉक्स हैं, जो 19 शेयर गिरे हुए हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टाटा कंज्यूमर नंबर्स आने के बाद से लगातार प्रेशर है। कल एशियन पेंट्स के नंबर्स आए थे, उसके बाद 4.5% ये भी कमज़ोर है। मारुति और आयशर मोटर्स ये 2 से 3.5% नीचे। आज भी जैसे मैंने आपको कहा ऑटो पैक ही कमज़ोर है, और उसके साथ साथ आईटी पैक, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको करीब करीब आधे परसेंट, 1/4% के आसपास की अभी भी जो कमजोरी है वो नज़र आएगी। तो निफ्टी में एक तो आईटी और ऑटो ये नीचे खींचने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेटल से सपोर्ट आ रहा है। कुछ तेल गैस प्लेस हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, यहाँ से अब बाजार को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अब जरा आप मिड कैप इंडेक्स की तरफ आइए, जहाँ पे करीब 1% के आसपास की मजबूती है। तो मिड कैप गेनर्स में आज आप देखेंगे आपको मोतीलाल ओसवाल टॉप ऑफ द चार्ट दिखेगा, 9.25% की बढ़त है। ऑयल इंडिया, जैसे मैं आपको कह रहा था, ओएनजीसी निफ्टी के गेनर्स में शामिल है, तो मिड कैप गेनर्स में आपको ऑयल इंडिया दिखेगा, $67 के पार क्रूड पहुंचता हुआ दिखा है। विंटर स्टॉर्म जो यूएस में आया उसका इंपैक्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो हिंडाल्को निफ्टी में तेज है, तो नाल्को आप देखेंगे आपको मिड कैप गेनर्स में नजर आएगा, 5% से ज़्यादा की मजबूती है। बीडीएल 4.5% मजबूत है। बीएल निफ्टी गेनर्स में शामिल है, बीडीएल यहाँ मिड कैप गेनर्स में शामिल है। तो एबीबी पावर भी 0.5% ऊपर है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अगर आपको कोई स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, या फिर जो प्रेशर वाले स्टॉक्स हैं मिड कैप के, अगर आप लूजर्स की बात करेंगे आज के सेशन में, तो उसमें आपको विशाल मेगा मार्ट दिखेगा। एक समय ये 5% से भी ज़्यादा करेक्ट हो गया था। भारतीय हेक्साकॉम में 0.3% की गिरावट है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1.5%, इतना ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और मैरिको भी नंबर्स आने के बाद आप देखेंगे 1.25% के आसपास का कट आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर आप देखेंगे तो अब बीएसई स्मॉल कैप का जो डेटा है ना वो 23 तारीख से नहीं आ रहा है। ये आपको निफ्टी जो स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स है उसमें आपको हिंदुस्तान कॉपर्स 12% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आज 0.9% का अप मूव है। बीईएमएल, एचएफसीएल ये 6 से 7.5% ऊपर हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में 8.25% के आसपास का मूव है। लेकिन स्मॉल कैप में जो लूजिंग साइड के स्टॉक्स हैं, जहाँ पे प्रेशर आज के सेशन में बन रहा है, वो अगर आपके सामने लेकर आए तो उसमें आपको दिखेगा कि सबसे पहला नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस का, ये 5.5% के आसपास नीचे है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 2% नीचे है। अनंतराज में 0.2% का फॉल है। बीएलएस इंटरनेशनल और मन्नापुरम फाइनेंस में भी 1.25% के आसपास का कट देखने को मिल रहा है। तो आज सर डिफेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरा दिन है जब काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। इसमें डेटा पैटर्न्स हैं, जीआरएससी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं आज के सेशन में। और इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो बीएल तो है ही है, जो कि निफ्टी में गेनर्स हैं, मिड कैप गेनर्स में बीडीएल शामिल है। तो कोई ऐसा प्ले सर बजट तक या बजट के बियॉन्ड भी जो आपको अच्छा लग रहा है डिफेंस पैक से? सर ये डिफेंस में आता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट मैं रेलवे डिफेंस पीएसयू पे अभी भी बेरिश हूँ। बजट के बाद काफी तेज पिटाई हो सकती है। अब ये स्टॉक पर्टिकुलरली मेरे को नहीं पता डिफेंस में है या नहीं, बट इस स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इन्फोबीन, ये मैंने मनी 9 पे 2-3 बार पहले भी दिया है और दोनों तीनों बार टारगेट अचीव हुए हैं 8-8% के। आज सुबह भी 800 कितने में 832 रुपए में बाई दिया है क्लाइंट्स को। रिस्क फ्री हुए हैं, टारगेट नहीं हुआ है, टारगेट बचा हुआ है। बट इस स्टॉक में 196 हफ्ते का, इसको आप नीचे यहाँ पे टर्मिनल क्लिक करके, ये नीचे बॉटम राइट में टर्मिनल है, इसको क्लिक करके वीकली चार्ट अगर कर देंगे तो आपको दिखेगा 196 हफ्ते का। हाँ, इसको डे को ऊपर और ऊपर, हाँ इसको 1W करके एंटर मार दीजिए, 1W करके एंटर मार दीजिए, 1W।
हाँ, इसको और छोटा कर लीजिए, मतलब पूरा डेटा ले लीजिए। 196 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद 4 हफ्ते का हैंडल की फॉर्मेशन, फ्लैग की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें से आज ब्रेकआउट आया है 813 रुपए 65 पैसे पे। मोस्ट लाइकली अगले 1.5 से 2 महीने में अगर इसका स्टॉप लॉस नहीं कटा 735 का, तो मोस्ट लाइकली 1100 रुपए निकल जाएगा। तो ये एक इन्फोबीन का चार्ट मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये एक स्टॉक हमने आज सुबह 832 रुपए में अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। 832 रुपये में क्या अभी भी खरीदा जा सकता है सर? बिल्कुल ले सकते हैं सर। अब स्टॉप लॉस आपको 800 रुपए का कर लेना चाहिए। अब उतना नीचे का स्टॉप लॉस अब तो नहीं वाइबल है। अब 800 रुपए का स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं कटा तो आराम से ये स्टॉक 1100 रुपए बहुत आराम से खिंच जाना चाहिए। तो ये हमने बजट पिक के तौर पे दिया है। 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है। माइक्रो कैप के इस समय वैसे ही हाल बेहाल है, ठीक है। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा है। आज वॉल्यूम भी 462% वॉल्यूम राइज है। सब चीज बहुत अच्छी है, मगर माहौल बहुत खराब है। तो स्टॉप लॉस जरूर बना के रखिएगा, और क्वांटिटी इतनी ही लीजिएगा कि अगर स्टॉप लॉस कटे, नो मोर देन 0.5% ऑफ योर कैपिटल लॉस होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 500 रुपए से ज्यादा कैपिटल की रिस्क नहीं लेना है। उतनी ही क्वांटिटी लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस कटे तो 0.5% यानी 500 रुपए आपकी कैपिटल में से जाए। बाकी जब माहौल लौटेगा अच्छा, तो बढ़िया बड़ी क्वांटिटी के ट्रेड्स करेंगे। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। आपका अगर स्टॉप लॉस कटे तो आपकी कैपिटल का 0.5% से ज़्यादा आपको नुकसान ना हो, जिसको आप पोजीशन साइजिंग भी कहते हैं, उसको बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। माइक्रो कैप स्टॉक है, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 20% का सर्किट लग चुका है, लेकिन ये 1100 तक जा सकता है। तो आप चाहें तो 800 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर अपनी पोजीशन को मैनेज करते हुए बजट तक का व्यू स्टॉक में ले करके चल सकते हैं। चलिए अब हम दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो आपको तरीका बता देते हैं। 9311211874 ये हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए आप चाहें तो फ़ोन लाइन के ज़रिए आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मतलब आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ के। आप व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, या फिर हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, इस पर भी आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे, और पहला जो कि हमारा वादा है, हमारी प्रतिबद्धता है अपने प्राइम मेंबर्स की तरफ, पहले सवाल उनके लेंगे हम। और उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है वो है कुंज बिहारी शाकिया जी का। कह रहे हैं कि आप दोनों महानुभावों को नमस्कार सर, मेरे पास इरडा 320 शेयर हैं। कह रहे हैं कि 200 रुपये के रेट पर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 122 शेयर हैं 120 रुपये के रेट पर। और प्रिज्म जॉनसन है सर, इनके पास 120-155 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि इन तीनों शेयरों में क्या करना चाहिए? बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे तो कोई खास सलाह मेरी रहेगी नहीं सर, क्योंकि आईपीओ बेस ही नहीं बन रहा है, और अभी फ्री फ्लोट में बहुत एडिशन बाकी है। प्रमोटर का बहुत माल बिकना है, जो अभी 2.5 साल उनके पास समय है। तो प्रमोटर सेलिंग उसमें बनी रहेगी, तो उस पर बहुत कोई खास सलाह नहीं, क्योंकि इतनी नीचे मैं सेल बोल नहीं सकता हूँ। बाइंग उसमें बन नहीं रही है। दूसरा इनका प्रिज्म जॉनसन है, लेते जाइए, भरते जाइए, और 2-3 साल के लिए छोड़ते जाइए। प्रिज्म जॉनसन में यहाँ से कम 2 से 3 गुना पैसा आप आराम से कर लेंगे। जिस भी दिन टेक ओवर की न्यूज आना स्टार्ट हुई, और उसमें बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और गलती से भी अगर टेक ओवर कैंडिडेट में वॉर हो गया कि बिरला और अंबानी में कि इसको लेना है, अगर नॉर्मल कोई एक टेक ओवर कर ले तो आपको दुगना मिल जाएगा। अगर वॉर हो गया तो फिर 3x 4x 5x कुछ भी हो सकता है। पहला काउंटर कौन सा था सर इनका? इरडा। एडा में 140 रुपए से 20 रुपए ऊपर नीचे, यही रेंज आपको 1-1.5 साल मिलेगी। खास कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, ओके। समीक्षा जैन जी कह रही हैं कि सर करूर वाई से एक शिकायत रहेगी। एक शिकायत रहेगी कि इन्फोबीन सुबह बताया था, अभी तो बहुत महंगा हो गया। एक स्टॉक अब भी बस क्लाइंटों को बाई दिया है 1037 रुपए में। एक्सप्रो इंडिया, XPROINDIA, एक्सप्रो इंडिया। अभी 1037 में बाई दिया है, 1044 चल रहा है, बहुत महंगा नहीं हुआ है। अगर वो नहीं ले पाए, मतलब वो महंगे में ले रहे हैं, तो इसको अभी अभी हमने बाई दिया है, तो ये देख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बता टारगेट दें और स्टॉप लॉस होगा सर? 990 स्टॉप लॉस है और 1109 990 का स्टॉप लॉस है, और 1109 का टारगेट दिया है। वही 3.5-7% वाला हिसाब किताब। तो ये भी बजट तक का ही है? ये तो सर 2500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर चला तो कल परसों तक ही टारगेट अचीव कर देगा। अच्छा, वही मतलब बजट तक ही आप मान के चलिए। तो
आपके बोलते बोलते भी 1037 वाला 1045 हो गया, तो 1109 का टारगेट है यहाँ पर और 990 रुपये, क्योंकि ये छोटा टारगेट है, इन्फोबीन्स का लंबा टारगेट था, तो बजट तक का व्यू आप लेके चलिए। इसमें तो आजकल में ही हो सकता है कि टारगेट्स आपको आ जाएं। तो 1109 रुपये का टारगेट लेकर आप इस इन्फोबीन्स में एक्सप्रो इंडिया में खरीदारी करें। 990 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। इसमें शिकायत क्या है सर? नहीं नहीं, लोगों की शिकायत रहती है कि वो सुबह दिया था, अभी 50 रुपए बढ़ गया, तो ये सामने सामने जो दिया है क्लाइंटों को वो बता दिया। ओके, ठीक है। तो शिकायत तो रहती है सर, मतलब शिकायत तो मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है, शिकायत तो रहेगी। पैसा बना भी देंगे तो भी शिकायत रहेगी, नहीं बनाएंगे फिर तो शिकायत होती ही होती है। खैर कबूल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, जनता जनार्दन का फैसला, जो भी बोलेंगे सर माथे पर है। समीक्षा जैन जी का सवाल ले रहा हूँ सर, कह रहे हैं कि करूर वायस्य बैंक से एग्जिट करना है क्या, किस सेक्टर या स्टॉक्स में नई पोजीशन ले, एनर्जी, ऑयल और डिफेंस, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को भी क्लियर कर दें और गोल्ड एंड सिल्वर भी। सब कुछ ही पूछ लिया सर इन्होंने, सब कुछ ही क्लियर कर दीजिए। तो आप सर हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा होल्ड कर लीजिए। डिफेंस पे तो आपने बता ही दिया, मतलब वो डिफेंस का प्ले है या नहीं है, लेकिन आपने बोला ही है कि इन्फोबीन्स पे आप नज़र रख के चलिए। तो तेल गैस की बात भी हम कर लेंगे। आप सर इनको आप एनर्जी में बता दीजिए और हिंदुस्तान जिंक के बारे में बता दीजिए, हिंदुस्तान जिंक जिसका ओएफएस खुल गया है। सर देखिए, हमने स्टार्ट करूर वैश्य बैंक से किया था, जो 250 रुपए पे हमने रिकमेंड किया था मनी नाइन पे। 299 का टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव्ड है। कल का हाई 298 रुपए 95 पैसे 5 पैसे से रह गया था। मेरी बहुत इच्छा नहीं है इस काउंटर में प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि आपको याद होगा कैनरा बैंक 88 रुपए से अभी तक उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटा है, वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। सेम इज विद एलटी फाइनेंस। तो मैं इसमें टॉप प्रिडिक्ट करना या टारगेट प्रिडिक्ट करने की जगह आई वुड वेट। मैं इसमें स्टॉप लॉस 271 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शांति से बैठना पसंद करूंगा। अगर मार्केट बजट के बाद पलटा तो 271 में बुक करके निकल जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऊपर से इतनी प्रॉफिट नहीं देनी है, 20-25 रुपए की वापस गिव अप नहीं करनी है, आधा बुक कर लीजिए, आधा रख लीजिए 271 के स्टॉप लॉस पे। 271 में भी स्टॉप लॉस कटेगा तो आपके घर से मतलब फिर भी प्रॉफिट में ही बिकेगा। तो बेटर ये है कि आधा बेच, क्योंकि इवेंट सामने खड़ा है, आधा बेच लीजिए, आधे पे 271 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। हिंद कॉपर, हिंद जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, क्लियर कट एटीआर एक्सटेंशन अब बहुत ज्यादा हो चुका है। हिंद कॉपर पे 9.4 है एटीआर एक्सटेंशन। हम 7 के बाद एक्सटेंडेड मानते हैं, 10 पे तो सुपर एक्सटेंडेड हो जाता है। 9.4 का एक्सटेंशन है। या तो 610 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, या धीरे धीरे आई वुड सजेस्ट कि धीरे धीरे पोजीशन पील ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपको 540 से कर देना चाहिए था। मतलब हर 5% 4% के ऊपर 10-10 15-15% पोजीशन पील ऑफ कर देना चाहिए। हिंद जिंक में आज ओपन ऑफर आया है जिसकी वजह से प्रेशर है, मगर उसको वापस से संभाल लिया है और ऊपर टारगेट 763 जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट होगा। तो इसमें भी धीरे धीरे पील ऑफ कर लेना चाहिए। मेटल्स में आखिरी बचा नेशनल एल्यूमिनियम, 10.2%, 10.2 टाइम्स का एटीआर एक्सटेंशन है 50 डे मूविंग एवरेज से। क्लियर कट या तो प्रॉफिट बुक या 390 का स्टॉप लॉस, जो भी आपको मतलब कंफर्टेबल लगे वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से मैं बुक कर लेता नेशनल एल्यूमिनियम, क्योंकि पलटने की यहाँ से पॉसिबिलिटी पूरी आई है। इट इज जस्ट लाइक प्रिडिक्टिंग द टॉप, बट उसके लिए भी एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं। मुझे लगता है कि बेसिस पे हम टॉप नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। एटीआर एक्सटेंशन जनरली जो होता है कि इसके बाद टॉप बनता है। 10.1% एटीआर 10.1 टाइम्स एटीआर एक्सटेंशन हो चुका है। अब ऊपर जाने जगह बहुत कम है, तो या तो 390 का स्टॉप लॉस या बुक एंड एग्जिट, दोनों ही ऑलमोस्ट बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो फिर सर रही क्या गया, गोल्ड एंड सिल्वर बीज भी बता दीजिए। गोल्ड तो सर देखिए नॉन स्टॉप चलते जा रहा है। पिछले आज छठवां दिन, अगर सातवां दिन मिला लें तो 14% की रैली, यानी $662 की रैली हो चुकी है। चांदी जरूर परसों का मंडे का हाई क्रॉस नहीं किया, 117.70 वाला 116 पे आके अटका हुआ है, 116.15 पे। बट अभी भी टॉप प्रिडिक्ट करना, क्योंकि एटीआर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, तो टॉप प्रिडिक्ट करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मंथली चार्ट पे 9 अप मंथ्स हो चुके हैं, सिल्वर में गोल्ड में भी 6 अप मंथ्स हो चुके हैं। पोजीशन पील ऑफ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आप याद रखिए जब भी टॉप आउट होता है 25 से 30% वर्टिकल डाउनसाइड करेक्शन आता है, चाहे 2011 हो, चाहे 1981 हो, चाहे 2011 हो इन सिल्वर और 2010-11 इन गोल्ड। तो टॉप आउट के बाद करेक्शन हार्ड रहता है 25 से 30% का।
पोजीशन पील ऑफ करना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। पोजीशन पील ऑफ करना शुरू कर देना चाहिए आपको, ये फिलहाल नज़र आ रहा है। चलिए, सारे जवाब आपको मिल गए होंगे समीक्षा जी, आई होप। अगला सवाल जो हमें मिला है ना, वो है मनीष शाह जी का। कह रहे हैं कि सर, इन्वेंचुरस नॉलेज 1730 रुपये पर लिया है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? और यूनियन बैंक में, जीवन बैंक में, पूनावाला फिनकॉप में और नाइका अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में कह रहे हैं कि फ्रेश पोजीशन के हिसाब से, फ्रेश एंट्री के हिसाब से आप सजेस्ट कीजिए। सपोर्ट लेवल क्या होगा? और या फिर आप बोले तो वेट भी कर सकते हैं बजट के लिए, तो ले लेना चाहिए नई पोजीशन या बजट तक का इंतजार कर ले? मैं बजट तक का वेट करूंगा। और मैं दो स्टॉक इनके नाम नोट कर पाया। पहला उज्जीवन, इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट 318 हफ्ते का आया है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे लिस्टिंग के बाद से। तो ये 99 रुपए जाते हुए दिख रहा है। आईकेएस इनका दूसरा नोट कर पाया था, आईकेएस 1763 नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे करके 1350 आ सकता है। स्टॉक को तो भूल ही जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उज्जीवन हो गया। नाइका में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 256 का हिट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी जो आ रही है। 225 रुपए ब्रेकआउट पॉइंट था 145 हफ्ते के आईपीओ बेस ब्रेकआउट का। तो 225 के आसपास जैसे बुलिश एविडेंस मिलेगा, इस स्टॉक को लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये तीन में नोट कर पाया। आगे के नाम आपको फिर बताने पड़ेंगे सर। तो सर, अगर वेट ही करना है तो फिर नाम बताऊं मैं, क्योंकि नाम तो इन्होंने बहुत सारे पूछे। पूनावाला फिनकॉप भी था इसमें, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी था। वेट करना चाहिए, इन दोनों में तो एटलीस्ट वेट करना चाहिए। और अभी जो एक्सप्रो हो गया और ये आपका एमटीआर टेक हो गया और इन्फोबीन हो गया, ये 2 3 4 काउंटर है जहां पे अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ और स्ट्रांग मोमेंटम विद वॉल्यूम है, इसलिए ये 2 3 4 पे हम फोकस कर रहे हैं। बाकी हम भी शांति से बैठे ही हुए हैं। कल भी कोई भी डिलीवरी कॉल नहीं दिया था, परसों भी कोई नहीं दिया था। आज थोड़ा सा स्मॉल कैप में बना है तो 3 4 दिए हैं, बट वही 3 4 जिनमें एक्सट्रीम रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो आइडियली तो आपको बजट निकलने का वेट करना चाहिए, बल्कि बजट के 2 3 दिन बाद तक का वेट करना चाहिए, जब तक पूरा पोस्टमार्टम ना हो जाए बजट का, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो अगर सब खराब निकला तो बाजार गिर जाएगा, तो भी खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा निकला तो पोस्टमार्टम करते करते क्या सबसे अच्छा है, कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा है, 1 2 दिन लग जाएगा पता चलने में। थोड़ा सा महंगा खरीद लेंगे लेकिन कंफर्म्ड बाई होगा तो पैसा बनने की पॉसिबिलिटी हाई रहेगी। तो दोनों केस में आपको 2 दिन रुकना चाहिए। ठीक है, रुकना चाहिए, बल्कि बजट क्या, बजट के 1 2 दिन बाद तक आपको वेट करना चाहिए, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए कि बजट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आया। तो ये शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कुछ सुपर चैट के जरिए जो हमारे पास क्वेश्चंस आए ना दर्शकों के, वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तरुण सागर जी का चैट है, ये कह रहे हैं कि सर 30% लॉस हो रहा है एरिस इंफ्रा में, क्या मैं स्विच कर जाऊँ इससे निकलकर सुजलॉन में? मैं इनसे मेरा सवाल रहेगा कि आप 30% लॉस तक के लिए बैठे क्यों? अगर आपको स्विच ही करना था तो फिर जब 5 या 6 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस था एरेस इंफ्रा में, 6 रुपए का लॉस बुक करके निकल जाते। 30% लॉस बुक करने का मतलब है अब आपको कम से कम 70 या 80% चलने, नहीं बल्कि हाँ 70 80% चलने वाला शेयर चाहिए, तब आप ब्रेक इवन पे आएंगे। ऐसे मार्केट में जहाँ 8 8 10 10% के ट्रेड ढूंढना मुश्किल हो रहा है, व्हाट मेक्स यू बिलीव कि आपको 70% का स्टॉक मिल जाएगा? तो छोटे फर्स्ट लॉस इज ऑलवेज अ स्मॉल लॉस। अगर पहला छोटा, अगर 12 15 रुपए का 15 रुपए का स्टॉप लॉस आईआरबी में मैंने बुक कर लिया होता, 70% कैपिटल नहीं देके बैठता। तो मैंने 70% लॉस देके सीखा है, तो आप लोग मेरी गलती से सीख लो ना कि फर्स्ट लॉस इज स्मॉल लॉस, पहले ही लॉस पे निकल लो स्टॉप लॉस पे। 30% लॉस बुक तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कहीं भी सपोर्ट नहीं ले रहा है, और उल्टा आईपीओ बेस बना है जिसका रिजेक्शन भी 136 पे जो स्टॉप लॉस था कटा, आपने नहीं काटा तो पुल बैक में दोबारा अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, वहां पे भी नहीं काटा तो नीचे आ रहा है। एक पुल बैक आपको 118 तक मिलेगा वहां पे, क्योंकि इंफ्रा रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बजट में आना चाहिए, तो एक पुल बैक एक्टिविटी जरूर मिलेगी 118 के पास। मौका मिले सवाल पूछ लीजिए, नहीं मिले तो एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करके एम फाइनेंस में शिफ्ट कर लीजिएगा। एम फाइनेंस आपको साल 1.5 साल 2 साल में 100% रिटर्न दे देगा, तो एटलीस्ट आपकी कैपिटल रिकवर हो जाएगी। और दूसरा, चुल्लू भर पानी लीजिए हाथ में और कसम खाइए भगवान की, हाथ में गंगा जल लेके, कि अगली बार से 8% मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि वहां तक रिकवरेबल है, उसके बाद फिर आप डिजास्टर में है। 4% से 8% कर दिया आपने?
नहीं, 8% मैक्सिमम है सर, ये मैक्सिमम मतलब डिजास्टर एकदम जिसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। आइडियली तो अगर आप ढंग से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑल कंडीशंस मेट, आपका स्टॉप लॉस 4% से ऊपर जाएगा नहीं। मेरा फिक्स मैकेनिकली है 3.5% का, 4% था तो और उसको घटा के 3.5% कर दिया है। बट 8% इज व्हाट डिजास्टर, जिसको कहते हैं भूकंप, बाढ़, बारिश और धरती हिल जाना, वो सब मिला के 8% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मानता नहीं है सर कोई। दिक्कत ये है ना कि आप बोलते हैं, हर एक्सपर्ट आके बोलता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आप तो उसे डिफाइन भी करते हैं, आपकी कैपिटल का इतना होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बावजूद सर ये सवाल आते हैं ना, तो मतलब कहते हैं ना दिमाग खराब होता है बहुत। 30% का लॉस लेकर बैठे हुए हैं सर, 100 में से 30 रुपये आपके वाइप आउट हो गए, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर जाऊं। 8% मैक्सिमम है। आपदा आ जाती है ना, जैसे कहते हैं कि आपदा में 8% होना चाहिए, उसके बाद कोई नहीं। तो फिर उसके बाद तो आपको अवसर तलाशना शुरू कर देनी चाहिए। कहते हैं ना आपदा में फिर अवसर, तो फिर तलाशना शुरू कर फिर देना आप चाहिए कि लोग निकल बोलते जाए तो हैं कहाँ चले जाएं। फिर आप लोग बोलते हैं कि मैं कड़वा बोलता हूँ या मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। आज आपने ही मान लिया कि सुन के फिर दिमाग खराब हो जाता है इतना बोलने के बाद। मैं आपको फिर एक चीज रिकमेंड करता हूँ, यूट्यूब खोलिए, पहले अपना मोबाइल खोलिए, एक्टिविटी ट्रैकर खोलिए। एक तो आईफोन आप लोगों के कहने पे जब से मैंने लिया है, मेरे लिए आईफोन चलाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, लेफ्ट स्वाइप करने के बाद ये इस तरीके से एक्टिविटी ट्रैकर आता है। आप ये देखो, एक्टिविटी ट्रैकर में मेरा कितना मुश्किल से इंस्टाग्राम का टाइमिंग आज के में तो जीरो ही है, आज के में तो जीरो ही है। बाकी जनरली आप इंस्टाग्राम टाइम देखेंगे 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। पहले अपना इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स का ट्रैकर चेक कर लीजिए आप कितने घंटे बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद यूट्यूब खोलिए, ट्रेडर लायन लिखिए, चैनल का नाम है ट्रेडर लायन, रिचर्ड मॉगलन इस पे इंटरव्यू करता है उनके जो यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीतते हैं या फर्स्ट सेकंड रनर अप होते हैं। एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू, एक तो 3 महीने पहले का था जो मैं नहीं देख पाया था, कल रात को देख रहा था। $10,000 से बंदे ने स्टार्ट किया था, 1 मिलियन 10 लाख डॉलर पे खड़ा है। और इसका नाम है शेख शेख प्रंजी कुछ, यूरोपियन आदमी है, यूरोपियन नाम है। $10,000 से चालू किया था, $1 मिलियन पे खड़ा है, आईपीओ बेस्ड ट्रेड करता है। आईपीओ बेस्ड कितनी बार मैं समझा चुका हूं, उसके बाद भी लोग पकड़े बैठे रहते हैं 70-70%, 50-50% गिरने के बाद, और सवाल पूछते हैं क्या करना है। आप इसी का इंटरव्यू देख लीजिए, कम से कम 10,000 से जिसने 10 लाख बनाए हैं, कुछ तो उसने अच्छा किया ही होगा तभी बना है। उसके में भी आप पढ़ेंगे, आप जब सुनेंगे तो कॉमन चीज एक ही निकलेगी, क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, यही सब चीज में कॉमन निकलेगी। दूसरा एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू है 10 घंटे पहले का, 230% रिटर्न इन एन ईयर इस आदमी ने बनाया है। स्कैल्पर है, 1 मिनट 2 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता है, स्कैल्पिंग करता है। इसने पूरे साल में ट्रेड किए हैं 16,348, 20,362, 36,710 ट्रेड किए हैं पूरे साल में, जिसमें सही गए हैं 16,348, गलत गए हैं 20,362। केवल 44% सही है। जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, 60% से ज्यादा कोई भी मनी मेकर जिसने पैसा बनाया है बाजार में, 60% से ज्यादा सही नहीं होता है। एनालिस्ट 80% सही होते हैं, 90% सही होते हैं, 95% सही होते हैं। एक समय जब मैं भी एनालिस्ट था, मैं भी क्लेम करता था 90% में सही हूं। रिस्क रिवॉर्ड कहीं भी मैच नहीं करता था, 1:1 पे ही बुक करा देते थे। 1:1 में आप किसी कीमत पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसका रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.8। विन लॉस विन एवरेज रेट 44.5, एवरेज विन लॉस रेशियो इज 1.58. So for every $1 loss, I make about $1.58 when I win. Mathematically impossible to survive below 38.8%. 44.5% इसका विन रेट है, उसमें 44% सही होके 230% का रिटर्न एक साल में कमाया है। तो एनालिस्ट 90% सही हो सकता है। एनालिस्ट को जब आप सुन रहे हैं तो 2 पैसे का दिमाग लगाइए कि जो रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, स्टॉप लॉस और टारगेट, कितने लोगों को मैं टीवी पे देखता हूं 10 रुपए का टारगेट देते हैं और 15 रुपए का स्टॉप लॉस देते हैं। अगर आप आधे भी सही होते हैं तो आप मान लीजिए 200 ट्रेड किए तो 100 ट्रेड पे आप 150 रुपए मतलब 1500 रुपए खोएंगे, और 100 ट्रेड जिस पे सही होंगे 1000 रुपए पाएंगे। तो आप तो वैसे ही लॉस में रहेंगे। एक ये इंटरव्यू सुन लीजिए, इसके जस्ट पहले का एक इंटरव्यू है
जिसने 150% रिटर्न कमाया है। ये 10 दिन पहले का इंटरव्यू है। 150% ये यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन रहा है। ये भी 3 घंटे का इंटरव्यू है। इसमें भी आपको 3 चीज कॉमन मिलेंगी जो मैं बार बार बोलता हूँ। ये जितने इंटरव्यू आपको मिलेंगे सब चीज में आपको 4 चीज कॉमन मिलेंगी। सबसे पहले आदमी ने लॉस किया, उसके बाद रियलाइज किया कि मैं गलती कर रहा हूं। दूसरी चीज, विलियम ओनील को पढ़ा तो समझ में आया क्या करना है। फिर उसने मार्क मिनर्विनी को पढ़ा तो रिफाइन हुआ कि विलियम ओनील के सिस्टम में क्या गलतियां हैं, वो मार्क मिनर्विनी के सिस्टम में मिली। उसके बाद प्रैक्टिस करना चालू किया। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी कैलकुलेटर और पोजीशन साइजिंग समझी। उसके बाद जाके प्रॉफिटेबल हुआ। तो ये चीज मैं पिछले 2 साल से आप लोगों को बता रहा हूं। ना यकीन हो तो इतने यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस हैं, सबके इंटरव्यू पड़े हुए हैं, फ्री में हैं। समय निकालिए, देखिए, आपको मिल जाएगा कॉमन फैक्टर क्या है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।